बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी की कि अब वो क्या रुख इख्तियार करती जा रही है, सिंध तास माहदे का मुस्तकबिल क्या है और क्या भारत पाकिस्तान में कहीं और भी महाज खोल सकता है, पाकिस्तान में यकजहती के लिए किन इक़दाम की फ़ौरी ज़रूरत है, इमरान ख़ान से मुज़ाकरात के लिए अब तक की सबसे बड़ी कोशिश कौन सी है, जेल में कौन इमरान ख़ान से मिलना चाहता है, वज़ीर दिफ़ा ने किस तरह पूरी पाकिस्तान की कौम को शर्मिंदा करवाया है और वो किस तरह पोरस का हाथी साबित हो रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ भारत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोलने को क्यों तैयार नहीं है, ये मामला क्या है। फिर नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात भारत की। नाज़रीन, पहलगाम में फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर भारत ने पूरे ख़ित्ते को जंग की तरफ धकेल दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उसने अमली तौर पर एक तरह से जंग शुरू भी कर दी है। भारत ने वर्ल्ड बैंक की सालसी में होने वाले सिंध तास माहदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया और अब बाकायदा तौर पर झेलम, चनाब और दरियाए सिंध के पानी का रुख मोड़ने के लिए इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। और जवाब में अजीबो गरीब बातें की जा रही हैं कि जी ये माहदा तो पहले ही मुअत्तल था, अब कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़न वाली गाल, और ये वही है। असल में ये बहुत संगीन मामला है और इसकी संगीनी को जो लोग महसूस नहीं करते वो मेरा ख्याल है कि अहमकों की जन्नत में रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सियासी क़यादत अभी भी उसे भारत की गीदड़ बबकियाँ करार दे रही है। गुज़श्ता रोज़ सलामती कमेटी के इजलास के बाद जिन वफाकी वज़रा को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए नाज़रीन भेजा गया, वो सब के सब फॉर्म 47 वाले लोग थे जिन्हें कौम ने इंतखाबात के दौरान मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि इस मौके पे मैं फॉर्म 47 की रट क्यों लगा रहा हूँ और फिर सियासत को क्यों बीच में ला रहा हूँ। नाज़रीन, अल्टीमेटली बात सियासतदानों को ही करनी पड़ती है और ऐसे मामलात पर हालात जैसे भी हों, हुकूमत जैसी भी हो, जिस तरह भी मुंतखब हुई हो, ज़ाहिर है कि बात उन्होंने ही करनी है। आगे चल के हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की भी। लेकिन इस अहम मौके पर मुल्क का जो वज़ीर दिफ़ा जो है वो एक सहाफ़ी के सवाल पर जुगतें लगाने की कोशिश कर रहा है। उतरे हुए चेहरों के साथ की गई इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसका मैं जिक्र करने लगा था, उस दौरान कौम को ये बताया जा रहा था कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमले की ज़रूरत नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। ये इंकशाफ कर रहे थे। इससे पता चल रहा था कि मुल्क में फ़ैसला साजी पर ऐसे लोगों को बिठाया गया है जो हालात की संगीनी को समझने से बिल्कुल कासिर है। और भारत ने पता नहीं मज़ीद कोई हमला करना है या नहीं, मगर उसने जो हमला कर दिया है उसका हमारे पास जवाब क्या है। नाज़रीन, भारत का सिंध तास माहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान के जोग्राफिए पर नहीं, पाकिस्तान की बका पर हमला है। और इस मामले में भारतीय क़यादत जो है वो नताइज से ऐसी बेपरवाह है कि उसने पाकिस्तान को बाकायदा ख़त लिख कर आगाह भी कर दिया है कि अब इन 3 दरियाओं पर पाकिस्तान का हक़ तस्लीम नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, पहलगाम वाक़या तो महज बहाना है। असल में भारत काफ़ी अरसे से सिंध तास माहदे से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक भारत ने कशीदगी के लिए बहुत सोच समझ कर इस वक्त का इंतखाब किया है। पूरे होमवर्क के साथ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम यही है, सबसे बेहतरीन वक्त है जब हुक्मरान तबके और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के दरमियान खलीज इतनी गहरी हो चुकी है कि उसके ख़त्म होने का कोई फ़ौरी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसका अमली इजहार हमने गुज़श्ता रोज़ देख भी लिया। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिला है वो वैसा बिल्कुल नहीं था जिसकी ऐसी नाजुक मौके पर ज़रूरत हुआ करती है। हुक्मरान तबकात इस कदर बेहिसी का शिकार हैं कि भारत ने दरियाए सिंध का रुख मोड़ने का ऐलान कर दिया है और यहाँ दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर लड़ाई हो रही है। मेरा ख़दशा है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में भारत 3 पाकिस्तानी दरियाओं पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए अमली इक़दाम ज़रूर करेगा, जिसके लिए उसे किसी जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करना पड़ी तो वो करेगा। एक ख़दशा ये भी है कि भारत गिलगित बिल्तिस्तान में कोई मिस एडवेंचर कर सकता है और इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो गिलगित बिल्तिस्तान जो है वो मादनी दौलत से माला माल है, वहाँ 60,000 मेगावाट बिजली की फिजिबिलिटीज़ मौजूद हैं। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़ा भारत के साथ कई और आलमी ताकतों की भी ख्वाहिश है ताकि सी पैक को नाकाम किया जा सके। ख़दशा है नाज़रीन कि भारत सियाचिन की तरह पहले गिलगित बल्तिस्तान में कोई स्ट्राइक करेगा,
जिसके बाद आलमी ताकतें इस मामले में कूद पड़ेंगी और इस इलाके को मतनाज़ा करार देकर यहाँ कोई आलमी फ़ोर्स खुदा न खास्ता लाकर बिठा दी जाएगी। इन खदशात को आज आने वाले अमरीकी रद्द-ए-अमल ने भी तक़वियत दी है, जिसमें कहा गया है कि वो पाक भारत कशीदगी पर पूरी नज़र रखे हुए है, मगर इस बारे में अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगा। हालांकि भारत को कहा जा सकता था कि उसके पास दहशतगर्दी के कोई सबूत हैं तो वो आलमी इदारों के साथ या अमेरिका के साथ शेयर करे, मगर भारत को ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अमरीकी रद्द-ए-अमल से भी ज़्यादा हमारे लिए तशवीशनाक बात यह है कि इस सारे मामले में अब तक चीन बिल्कुल खामोश है और चीन की यह खामोशी हमारी बहुत बड़ी सफारती नाकामी है। इमरान खान की नाज़रीन फौरी रिहाई अब तहरीक-ए-इंसाफ की नहीं बल्कि पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत बन चुका है। आप बात घुमा फिरा कर जिस तरह मर्ज़ी करें, उनके लिए जिन मर्ज़ी लफ्ज़ों और जुमलों का इंतखाब करें, बात सारी घूम घुमा के यहाँ आके ख़त्म होती है कि ख़ान को रिहा किए बग़ैर कौमी यकजहती पैदा ही नहीं की जा सकती। ये कैसे मुमकिन है नाज़रीन? आप ख़ुद सोचें कि 80% कौम की आवाज़ जो है उसको आपने काल कोठड़ी में बंद किया और कौम से आप ये तवक्को कर रहे हो और मुतालबा कर रहे हो कि कौमी यकजहती का मुज़ाहरा किया जाए। तुम्हारे दिलों की धड़कन को हमने बंद किया हुआ है, लेकिन तुम लोग कौमी यकजहती का मुज़ाहरा करो। नाजायज़ मुकदमात में अंदर डाला हुआ है, बहनों से उसको मिलने तक नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, मुंतशिर कौम को एक इकाई में परोने के लिए ज़रूरी है कि कौम का बड़ा या कौम का लीडर या कौम के दिलों की धड़कन उनके दरमियान हो। बार बार याद दिलाना पड़ता है कि पाकिस्तान इस तरह के हालात का सामना 2019 में भी कर चुका है। उस वक्त पाकिस्तान सिर्फ इसलिए फातह की हैसियत से सामने आया था कि कौम अपनी क़यादत के पीछे खड़ी थी। इस बारे में एक साबिक जर्नैल की गवाही भी सामने आई है कि मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब का कहना है कि इससे पहले भी इमरान खान के दौर में भारत को हजीमत उठानी पड़ी थी जब पाकिस्तान ने उनका जहाज़ गिराया, जिसके बाद पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी दबाव डालने की कोशिश की गई। भारत को फेस सेविंग के लिए किसी वीरान पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल गिराने दिया जाए, जिस पर पाकिस्तान का साफ जवाब यह था कि 2 भारतीय मिसाइलों के मुकाबले पर पाकिस्तान भारत पर 8 मिसाइल मारेगा। यह था पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार से मुतालिक इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। हुक्मरान आज इमरान खान को जेल से निकालें और नाज़रीन अगले ही लम्हे देख लें कि पूरी कौम हम आवाज़ होगी। उसकी एक गवाही अमेरिका से भी आई है। अमेरिकी रुकने कांग्रेस जो विल्सन का कहना है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम ने भारत में एक मोलक दहशतगर्द हमले को जन्म दिया। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए जमहूरियत की बहाली ज़रूरी है, इसके लिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट मंजूर किया जाए। जो विल्सन की इस ट्वीट का मतलब ये है कि वो जिस काम पर लगे हुए हैं, पहलगाम वाक़या ने भी उनके काम की अहमियत और बढ़ा दी है। मुल्क के अंदर भी कुछ लोगों को इदराक है कि इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के बग़ैर कौम को इकट्ठा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नाज़रीन, मैंने 2 दफ़ा ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की है पिछले 2-4 वीलॉग्स के अंदर कि जो विल्सन वाला जो बिल है वो कहीं नहीं गया। ये जो यहाँ आके 3 अरकान कांग्रेस को खामोश करवा दिया गया था कि यहाँ पे आपने इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करनी और खान साहब के बारे में कोई बयान भी नहीं देना। नाज़रीन, उसके बावजूद मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जो विल्सन वाला जो बिल है वो वहीं खड़ा है, जो विल्सन का मौक़िफ़ भी वहीं है। ये बात ज़हन में रखें। अच्छा नाज़रीन, नून लीग के साबिक सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम का कहना है कि इमरान खान को चाहिए कि वो अपने लोगों से अपील करें और ख़ुद भी अपने बयान से भारत की मज़म्मत करें। कोई जाके इन जनरल साहब को बताया कि उनकी हुकूमत ने इमरान खान की अपने अहल खाना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात पर पाबंदी लगा रखी है, तो इसके लिए अदालती अहकामात को भी वो जूते की नोक पे रख रहे हैं। हो सकता है कि इमरान खान को ये जेल में इल्म भी ना हो कि मुल्क किन कशीदा हालात से गुजर रहा है। इसलिए इमरान खान से बयानात का मुतालबा करने वाले पहले हुकूमत से मुतालबा करें। जनरल साहब, जनरल कय्यूम साहब, कम अज़ कम इमरान खान से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें ही बहाल कर दी जाएं। चले, इमरान खान तो पाबंदे सलासल है, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम के लीडर नवाज शरीफ तो आज़ाद है ना। उन्होंने अभी तक पाक भारत कशीदगी पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? जनरल साहब, आप इसका जवाब दें ना। कय्यूम साहब द ग्रेट, आप इसका जवाब दें। इमरान खान मजम्मत करे जिसको पता भी नहीं है, जिसको जेल की काल कोठड़ी की हवा तब मतलब जिसको बाहर मौसम और वक्त का भी नहीं पता चलता, उससे मुतालबा किया जा रहा है। जो मुल्कों सैरें कर रहा है उसको अपने लीडर की आपको उससे नहीं मुतालबा करना याद आ रहा।
गुज़िश्ता रोज़ एवन फील्ड के बाहर एक सहाफ़ी मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ रहे थे कि भारत के जंगी जुनून पर आप क्या कहेंगे, जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे और उन्होंने इस मौजू पर लब कुशाई एक लब की कोई कोशिश ही नहीं की, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अब इस खामोशी पर क्या कहा जाए? क्या अभी भी मोदी से यारी निभानी है आपने मियां साहब? अच्छा नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है कि पाक फ़ौज के 4 साबिक जर्नैलों ने अदालत में दरख्वास्त की है कि वो इमरान खान से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अली अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फ़ारूक खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में इमरान खान से मुलाकात के लिए बाकायदा दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त पर मुख्तलिफ अंदाज में तबसरे किए जा रहे हैं। ज़रा कहते हैं कि इस मौके पर ऐसी दरख्वास्त का सामने आना बैक चैनल राब्तों का हिस्सा भी हो सकता है जिसमें इमरान खान से डील की कोई नई कोशिश हो सकती है। ज़राए का कहना यह है कि भारत के साथ शुरू होने वाली ताज़ा कशीदगी जो है मुस्तकबिल करीब में कम होती नज़र नहीं आ रही। इन हालात में इदारों और इमरान खान के दरमियान जो टेंशन है वो ख़त्म किए बगैर भारत को मौसर जवाब देना बहुत ही मुश्किल है और ये चारों जर्नैल भी शायद कोई नई और काबिल अमल डील लेकर इमरान खान से मिलना चाहते हैं। इस मुलाकात के लिए इन जर्नैलों का अदालत से रजू करना भी शायद इसी वजह से है कि ये तासुर ना जाए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम रसां के तौर पर इमरान खान से मिलने आए हैं। और इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि अगर इमरान खान इस बार किसी डील से इनकार कर दें तो इन 4 जर्नैलों से होने वाली मुलाकात का अहवाल सबको बता दिया जाए। बता दें तो ये कहा जा सकता है कि जनाब ऐसी कोई भी डील इन साबिक जर्नैलों की अपनी कोशिश थी और इस्टेब्लिशमेंट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन चारों जर्नैलों के बैकग्राउंड के हवाले से जो बताया जा रहा है उनमें से एक जनरल जाहिद अली अकबर तो साबिक चेयरमैन बाबडा और इमरान खान के करीबी अजीज़ भी हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी भी चूँकि बरकी हैं इससे भी लगता है कि वो इमरान खान से पहले कोई राहो रस्म ज़रूर रखते होंगे क्योंकि इमरान खान के ननिहाल बरकी है। बाकी 2 जनरल के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी बड़े अपराइट ऑफिसर्स हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के बिलअमूम नाक़द शुमार किए जाते रहे। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी कोशिश है, अल्लाह करे चारों जनरल्स को कोई काबिल अमल तजवीज़ लेकर जाएँ वो और इस बार भी इमरान खान को कोई चकमा देने की कोशिश ना की जाए। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं आज के असल टॉपिक की तरफ। मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिनकी वाहिद काबिलियत की है कि वो हर बार हारा हुआ इलेक्शन अपने ताल्लुकात की वजह से जीत जाते हैं, यानी हर बार नहीं तो पिछले जो 3 इलेक्शन है मुसलसल वो फॉर्म 47 पे जीते हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर पर ख़वातीन अरकान पर रकीक हमले करते हैं। ये भी उनकी एक वजह शोहरत है। या फिर वो वक्त बे वक्त जो है वो फीकी जुगतें लगाते हैं। वो एक बार भी मुल्क के लिए एजाज़ की बात या फ़ख्र का बायस कभी साबित नहीं हुए, ख़ास तौर पे क्राइसिस डेज़ में। एक बार फिर वो एक दिन पहले पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। गुज़िश्ता रोज़ स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान कई दहाइयों तक दहशत गर्दों को तरबियत देने के साथ उन्हें पालता भी रहा है। स्काई न्यूज़ की एंकर ने ख्वाजा आसिफ से पूछा कि पाकिस्तान पर हमेशा दहशत गर्दों की तरबियत, उन्हें पनाह देने और फंड्स फराहम करने के इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा क्योंकि पाकिस्तान 30 साल तक अमेरिका, बरतानिया और मगरब के लिए ये गंदा काम करता रहा है। इस पर खातून एंकर ने हैरान होकर पूछा, क्या ये आपकी दहशत गर्दी की हमायत के लिए दलील है? यही दलील है? फिर उसके बाद वो जवाब देने के बाद वो इधर उधर की बोंगियाँ मारने लगे, लेकिन वो कहते हैं ना, डैमेज हैज़ बिन डन, उस वक्त तक नुकसान हो चुका था। अब मुझे ख़दशा ये है कि हमारे वज़ीर दिफा का ये बयान भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट के तौर पे इस्तेमाल करेगा, बल्कि कर रहा है। ख्वाजा आसिफ के इस तर्ज़ अमल से नाज़रीन वाज़ेह हो गया है कि मुल्क की क़यादत जो है कितने संजीदा लोगों के हाथों में है। नाज़रीन, ये देखा जाए, अगर खुल के बात की जाए तो ये अपने मुल्क के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवा दी है ख्वाजा आसिफ। मुल्क के वज़ीर दिफा ने, किसी आम आदमी ने नहीं, किसी आम वज़ीर ने भी नहीं, किसी MNA नहीं, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं, मुल्क के वज़ीर दिफा ने इंतहाई अहम नाजुक मोड़ पे ये बयान दाग दिया।
कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि इस बयान से कैसे निपटा जा सकता है। एक ऐसे मौके पे उन्होंने इतनी बड़ी बोंगी मारी है, इतनी बड़ी बोंगी मारी है कि मतलब इसको ये भी कहा जा सकता है कि मतलब अपनी डी में जो है वो बजाय दिफा करने के आपने खुद ही अपना गोल कर दिया। पोरस के हाथी भी कहा जा सकता है, पता नहीं क्या कुछ कहा जा सकता है। मैं तो बहुत बाकायदा परेशान हूँ ख्वाजा साहब के इस बयान पे। देखें FIR किस लिए है? देखें कल कला अगर हिंदुस्तान किसी भी ये सिंध ताश मुआहदे पे या किसी भी चीज़ पे वो या ये जो कशीदगी है इस पे या आने वाले दिनों में कोई मोड़ इख्तियार नया रुख इख्तियार करती है सूरत हाल, आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, हिंदुस्तान खटखटा देता है या पाकिस्तान चला जाता है, तो पाकिस्तान वो हिंदुस्तान के पास जो सबसे बड़ा सबूत होगा वो यही होगा ख्वाजा आसिफ का बयान, मुल्क के प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर का बयान नाज़रीन, साबिक का भी नहीं। और ख्वाजा आसिफ तो साबिक हों, प्रेजेंट हों, खाली MNA हों, वज़ीर दिफा हों या ना हो, पता नहीं उनको वज़ीर दिफा क्यों बनाया जाता है। मैं आज तक इस समझ से, मेरी समझ से बालातर है कि हमेशा वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं और बहुत ही संगीन इल्ज़ामात आयद करते हैं, फिर जब चाहते हैं वो उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, उनका झंडा उठा लेते हैं। पता नहीं क्या बंदा है, अपने हाथ पांव काट कर दे दिए इस बयान के बाद हमने। और नाज़रीन सीधी बात करें, खुलकर बात करें एक नाजुक मौके पे, तो ये इल्ज़ाम किसके खिलाफ लगाया जा रहा है? ये किसी MNA के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लगाया गया, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ सीधा सीधा बयान है। उस फौज के खिलाफ आप बयान दे रहे हो जिसके बारे में कहा जाता है कि हमेशा उनके कंधों पर सवार होकर आप आते हो। और ख्वाजा साहब आप कुछ तो सोचिए, आपने क्या 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 अपने आप को कह दिया, किराए का कातिल अपने आप को कह दिया आपने, स्काई न्यूज़ जैसे मतलब मोतबर चैनल पे आपने क्या क्या कह दिया। और ये FIR कटवाई है आपने सिर्फ फौज के खिलाफ नहीं कटवा दी, आपने 30 साल के दौरान तमाम जितने भी हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं वो उनके खिलाफ कटवा दिए, जितने आर्मी चीफ्स रहे हैं, जितने वज़ीर दिफा रहे हैं, सारों के खिलाफ। और इसके जवाब में सीधी सीधी बात तो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा ये बनता है कि वज़ीर दिफा इस्तीफा दें, या वो कौम से माफ़ी मांगे, वज़ीर आज़म माफ़ी मांगे, या दोनों पर मुस्ताफ़ी हों। कितना बड़ा, अच्छा इसके जवाब में क्या कहा जाएगा कि जी वो इमरान खान ने भी तो कहा था कि हम दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरों की लड़ाई लड़ने में नाज़रीन और इस बयान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप किस बात का इतराफ़ कर, आपके अपने ज़रा उस खातून एंकर के जुमले सुने, सवाल सुने, अपना जवाब सुने। आप किराए के कातिल होने का इतराफ़ कर रहे हैं, आप दहशत गर्दों को पालने का इतराफ़ कर रहे हैं, आप गंदा खेल खेलने का इतराफ़ कर रहे हैं। खुदा के लिए कभी तो सोचें कि आप हमेशा ये समझते हैं कि आप नेके पुरे के किसी दूध दही वाले की दुकान पे खड़े हैं, जो मुंह में आया कह दिया, जिसको चाहे आपने जुगत लगा दी, जो मर्जी कह दिया, लोग सुन लेंगे आपको। बहुत अफसोस की बात है और मुझे इसकी कोई इसकी कंपनसेशन भी नज़र नहीं आ रही इस बयान की। पता नहीं कैसे हम निपटेंगे इस बयान से। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ देखें, सरहदों पर कशीदा सूरत हाल पर भारत में जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आप देखें कि तमाम भारतीय जमातों के रहनुमाओं को मदऊ करके उन्हें एतमाद में लिया गया। मगर पाकिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात 2 रोज़ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल ढूंढती रही। ये तौहीने अदालत केस की फ़ाइल है जिसे सुनने के लिए 26वीं तरमीम का जो मराहत याफ्ता कोई जज भी तैयार नहीं है। उस पर अलीमा खान साहबा ने कहा था कि जजेस के साथ अब मुझे हमदर्दी है, इन बेचारों को तो हर हवालदार और हर पुलिस वाला जलीलो खार कर देता है, इनके ऑर्डर्स को वो पैरों तले रौंदे चले जा रहे हैं। और PTI के वकला आज भी नाज़रीन दिन भर तौहीने अदालत केस की ये फ़ाइल ढूंढते रहे, लेकिन ये फ़ाइल मिलनी थी ना मिली। आप तमाशा देखें कि अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखने वाले अडयाला जेल सुप्रेंट PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की उल्टी दरख्वास्त दायर कर दी है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी छोटा मुहावरा लगता है। उल्टी अडयाला जेल के सुप्रेंट ने, जिसको इस वक्त हर केस में सजा मिलनी चाहिए, तौहीन अदालत की हर दरख्वास्त उस पर सादिक आती है, ठीक बैठती है, वो उल्टी दरख्वास्त उसने क्या दरख्वास्त दायर की है? इस दरख्वास्त में सजा ये की गई है कि PTI के रहनुमा इमरान खान से मिलने के बाद सियासी गुफ्तगू करते हैं जो ममनू है, इसलिए इमरान खान को जेल में मिलने वाली सहूलतें ख़त्म की जाएँ। सहूलतें बड़े तुमने AC लगा के दिए हुए हैं वहाँ पर,
बड़े तुम वहाँ पर कतलम्मे तल तल के इमरान खान को खिला रहे हो, को खुदा का खौफ करो। हालांकि इमरान खान से नाज़रीन जेल में मुलाकातों पर जेल इंतजामिया ने खुद साख्ता पाबंदी लगाई हुई है, फिर सियासी गुफ्तगू का इल्ज़ाम किस पर है? और दूसरी बात ये कह रहे हैं, ये सुन लें वो भी नाज़रीन इस वक्त हाल, अभी गुज़िश्ता रोज़ मुझे पता चला जिन सहूलतों की ये बात कर रहे हैं, मुझे इमरान खान साहब की आजकल की सूरत का तो नहीं पता, वहाँ पे जो एयर कूलर है वो चला दिया गया या नहीं। अलबत्ता जो पंजाब में कि 2 दफ़ा की कैंसर की मरीज़ा जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज़ चौधरी और महमूद रशीद साहब, उनको अभी तक उनके कूलर्स जो हैं, वाटर कूलर जो हैं, वो ऑन नहीं किए गए। किसी को भी, किसी कैदी के भी पाकिस्तान में जो लाहौर में इस वक्त कैद काट रहे हैं, उनमें से किसी को भी इतनी शदीद गर्मी में भी अभी वाटर कूलर नहीं चला के दिए या रूम कूलर नहीं उनके चलाए हुए। और जेल हुकाम की नाज़रीन खुद सरी जो है ये अदालतों और जजेस की कमज़ोरी के सिवा कुछ भी नहीं। और इस कमज़ोरी की वजह क्या है वो भी सुन लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2000 सीसी कार वापस करके बड़ी 5000 सीसी वाले जो प्राडो है वो ले लिए, और कार का नंबर है IHC 1, प्राडो पर लिखवा लिया। जजेस की नाज़रीन इन्हीं छोटी छोटी ख्वाहिशों ने पूरे निज़ाम अदल का पहिया जाम करके रख दिया। जजेस का रुतबा देखें और ख्वाहिशें देखें उनकी तरह। अब नाज़रीन पाक भारत कशीदगी का समर जो है वो पीपल्स पार्टी को भी मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में नहरों की तामीर इत्तफ़ाक़ राय से मशरूत कर दी है। नहरों का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में उठाया जाएगा जो ग़ालिबन 2 मई को होगा। इस इजलास में नहरों के मामले पर रजामंदी की कोशिश की जाएगी, कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जाएगी और कंसेंसस पैदा हो भी जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत इस वक्त भारत के साथ कशीदा सूरत हाल में फंसी हुई है, इसलिए वो फ़िलहाल पीपल्स पार्टी की नाराज़ी मोल लेने की पोजीशन में नहीं है, मगर जैसे ही हालात नॉर्मल हुए नहरों का मामला जूं का तूं बरकरार रहेगा। अच्छा नाज़रीन, 9 मई के बाद पंजाब पुलिस को जो बेरहमाना इख्तियारात दिए गए हैं, जिस बड़े पैमाने पर पुलिस एहलकारों को चादर और चारदीवारी की पामालियों की इजाज़त दी गई, लूट मार करने वाले पुलिस अफसरों की जिस तरह सरकारी सतह पर पजीराई की गई, पंजाब पुलिस में तो प्रमोशन और तरक्की का मेयार सिर्फ यही करार पाया कि किस पुलिस अफसर और एहलकार ने PTI कारकुनों और रहनुमाओं पर ज़्यादा जुल्म किया, उसने पंजाब पुलिस के बड़े हिस्से को भत्ता माफिया में इस मेयार ने बदल के रख दिया। लूट मार की इस दौड़ में पंजाब पुलिस में कई गैंग बन चुके हैं जो मुनज़्ज़म जराइम की वारदातों में मुलव्वस है। खबर यह है कि पंजाब पुलिस के 5 एहलकारों पर मुश्तमिल एक और हनी ट्रैप गैंग पकड़ा गया है। गैंग में ख़वातीन समेत 10 अफराद शामिल हैं और पुलिस एहलकारों के इस गैंग ने 50 से ज़्यादा अफराद को हनी ट्रैप करके उनसे करोड़ों रुपए लूट लिए। मुलजमान से कीमती अशिया और करोड़ों रुपए की नकदी और काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया। और नाज़रीन आखिर में असद अब्बास के 2 अशार सुन लें, कुछ तब्दील शुदा है। जिंदा के मसाइब ने तेरा कुछ न बिगाड़ा, जिंदा के मसाइब ने तेरा कुछ न बिगाड़ा, सुनते हैं उसी लहजे में अब बोलता है तू। मुझको नहीं परवाह ज़माने की मेरे दोस्त, मुझको नहीं परवाह ज़माने की मेरे दोस्त, मेरे लिए काफ़ी है कि डट कर खड़ा है तू। इस वास्ते भी फ़ख्र है तुझ पर मुझे असद, इस वास्ते भी फ़ख्र है तुझ पर मुझे असद, जब भी तुझे देखा तो लगा आईना है तू, जब भी तुझे देखा तो लगा आईना है तू। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।